बहुत बड़ी खबर आ गई है। लेफ्ट के नेता कह रहे हैं कि इसको किसी कीमत पर लागू नहीं करने दिया जाएगा। लेफ्ट के नेता पी विजयन ने यह औपचारिक ऐलान कर दिया है, केरल के सीएम का यह औपचारिक ऐलान है कि यह लागू नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन संविधान के दायरे में है विवेक, ये तौसीफ खान, ये संविधान के दायरे में है लेकिन उसके बावजूद लागू नहीं करने दिया जाएगा। क्यों तौसीफ खान? बंगाल में सेलिब्रेशन हो रही है, आम जनता सड़कों पे है, नाच रही है सीएम आने के बाद। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, संविधान में दायरे में है या नहीं है, इसकी जो है फाइनल जजमेंट नहीं आई है। दूसरी बात कि आज दो बहुत बड़ा पहाड़ गिरा बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी जी पे। वो दो बड़ा पहाड़ क्या था? एक तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि कल तक जो है वो सारा डिटेल दे दो, बता दो कौन से कंपनी ने कितना पैसा दिया। दूसरी बात कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो रिज़ाइन करके जा चुके हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट के तहत होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक पिटीशन फाइल किया गया है। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीए वो उनका फेवरेट मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर इन्हें सीए लागू ही करना था तो ये 4 साल बैठे क्यों रहे? ये बैठे इसलिए रहे कि जब कुछ भी काम नहीं हो कर पाएगा तो वो ये देश में पोलराइजेशन फैलाएंगे चुनाव के करीब, चुनाव को में लोगों का मुद्दा ध्यान भटकाने का ये तरीका है। तीसरी बात, सीए जो है ये कहा गया कि भाई हम मानवीय आधार पे लोगों को नागरिकता देने की काम करेंगे। ये कौन सा मानवीय आधार है जहां पे आप धर्म देखने लगे? ये सीए क्लियरली कहता है धर्म देखता है, पड़ोसी राज्य मुल्कों के नाम पे सिर्फ 3 पड़ोसी मुल्क को देखता है, बाकी पड़ोसी मुल्क को भूल जाता है। मानवीय के आधार पे हम देंगे कानून, हम नागरिकता देंगे, और उसमें मानवीय कहते कहते वो धर्म देखने लगता है कि नहीं हम सिर्फ इन धर्मों को देंगे। और यही सारी वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला को चैलेंज किया गया। ये जो है ये कानून गलत तरीके से लाया जा रहा है। कानून का जो आज अभी ऐलान तो हो गया मीडिया द्वारा, हमने आपसे सुना है कि भाई नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, हम नोटिफिकेशन देंगे। मीडिया अगर बीजेपी अगर चाहती, जिस तरीके से मीडिया में न्यूज लीक कर दिया कि हम सीए लागू करेंगे, वो रिपोर्ट भी दे देते कि क्या रिपोर्ट है, क्या गृहमंत्री अमित शाह ने खोल कर प्लेटफॉर्म पे बोला कि इसमें कोई ढकना छुपाने वाली बात नहीं है। सीए आएगा और नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्म में ही आएगा, चुनाव से पहले ही आएगा, अभी आएगा। उन्होंने तो कई बार बोला, पिछले 2 महीने में 3 महीने में उन्होंने कई बार बोला कि आने वाला है नोटिफिकेशन, कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी का उकसाने वाला बयान आया है। असाउद्दीन ओवैसी का लोग सड़क पर आने को मजबूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, यह कहा है असाउद्दीन ओवैसी ने। सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध करता हूं मैं, और ओवैसी का उकसाने वाला बयान है ये असाउद्दीन ओवैसी का। एमआईएम के सर्वोच्च नेता है असाउद्दीन ओवैसी। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, एक मुख्यमंत्री कह रहा है मैं लागू नहीं होने दूंगा, दूसरे मुख्यमंत्री कह रही है कि किसी हाल में लागू नहीं होने दूंगी, ओवैसी कह रहे हैं कि सड़क पे उतर के आए। क्या होगा यहां से अब? देखिए, संवैधानिक दृष्टि से मैं बता सकता हूं, ममता बनर्जी हो, पिनरई विजयन हो, संविधान की शपथ ली है ना, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई कानून संसद से पारित हुआ है तो उसको लागू करें, और अगर वो मना करते हैं तो वो अपनी जो शपथ ली है उसको तार-तार कर रहे हैं, संविधान को तार-तार कर रहे हैं। उन्हें कोई हक नहीं है वो मुख्यमंत्री बने रहें। जहां तक ओवैसी की बात है, ओवैसी तो है ही भड़काऊ नेता, चाहे वो सड़क पर आए, चाहे वो चूहे की तरह बिल में घुस जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित जी, देश का सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं है, और प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि ये संवैधानिक है और इस पे रोक नहीं लगाई, ये भी सत्य है। इसलिए ये सब एक साथ आके केवल भड़काऊ बयान देंगे, गैर संवैधानिक बातें करेंगे। हमारा फर्ज है। साजिद रशीदी, मैं आपके पास आता हूं, ये समय की बहुत बड़ी खबर है। साजिद रशीदी, मैं आपका रुख करता हूं, मैं अनुराग आपके पास आऊंगा। ये जो असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर रही है, क्या आपको लगता नहीं है ये भड़काने वाली बात है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं मुझसे उस पर बात ना कीजिए, मुझसे ये पूछिए कि जो कानून आया है इसको मैं कैसे देखता हूं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी ने जो धर्म का एंगल डाला है
वो इनका कम्युनल एजेंडा है, और ये ऐसा एजेंडा है, ये जानबूझकर इस तरह का एजेंडा लाते हैं ताकि जो आपस में भाईचारा है, जो आपस में मोहब्बत है, ये किसी तरह से तार-तार हो जाए। पर कैसे तार-तार हो रही है? किसी तरह से बिखर जाए। पर कैसे तार-तार हो रही है? इससे तार-तार इसलिए हो रही जी, सुनिए, इसलिए हो रही है। आप मुझे बताइए, आप ये कहते हैं साहब किसी मुसलमान को हम जो है नहीं देंगे नागरिकता, हिंदुओं को दे देंगे, सिखों को दे देंगे, ईसाइयों को दे देंगे, और आपने अदनान सामी को दे दी। हालांकि अदनान सामी भी मुसलमान है और पाकिस्तान का नागरिक है। हाँ जी। तो ये कतनी और करनी में फर्क नहीं तो और क्या है? अदनान सामी को नागरिकता मिली, उस पे तो आपको खुशी होगी ना, उसमें नाराजगी तो नहीं है। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर कतनी और करनी जी, रशीदी साहब बोल रहे हैं, ये कतनी और करनी में फर्क है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप ये कहिए कि जो भी मजलूम होगा, कहीं से भी सताया हुआ आएगा, ये हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है। हम जो है मेहमान को अतिथि देवो भवन कहते हैं, हम मेहमान का सम्मान करना जानते हैं, उसका सम्मान करें, कोई भी हो। रशीदी साहब, अब आपने अपनी बात को अगर कंप्लीट कर लिया हो तो मैं रशीदी साहब, अगर आपने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया हो तो मैं अपनी एक सवाल बहुत जरूरी है। एक सेकंड गौरव, वन सेकंड, गिव मी अ चांस। अनुराग भाई, आई विल कम टू यू, आई नो इट इज अ बिग स्टोरी, मैं आपका भी रिएक्शन लूंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले रशीदी साहब को दिखाइए एक विंडो के अंदर। रशीदी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपने बोला कि अदनान सामी को नागरिकता मिली, अदनान सामी आपने खुद बोला मुसलमान थे, उनको नागरिकता मिली, और ऐसे ही कोई और मुसलमान होगा उसको नागरिकता जिसको मिलने लायक होगी वो मिल जाएगी। भाईचारा भारत में कैसे समाप्त हो रहा है? भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता तो नहीं जा रही है, पॉइंट नंबर वन। और धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर कोई प्रताड़ित है, धर्म के आधार पर वह सिख प्रताड़ित है, वह हिंदू प्रताड़ित है, मुसलमान तो प्रताड़ित नहीं है ना। अब पाकिस्तान में तो कई करोड़ मुसलमान हैं, अब सबको मन हो कि वो भारतीय आ जाए तो उन सबको नागरिकता तो नहीं दी जा सकती ना, केस टू केस मैटर कर सकता है। लेकिन हिंदू शरणार्थी, सिख शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी, पारसी शरणार्थी कहां जाएंगे? जैन कहां जाएंगे ये लोग? बताइए, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित है, पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित है? मैं बताता हूं। और मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हो रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, देखिए, प्रताड़ित होने के लिए किसी का रिलीजन नहीं देखा जाता। जब प्रताड़ित आदमी करता है तो वो रिलीजन को नहीं देखता कि मुसलमान है, हिंदू है, वो कोई भी वेरी गुड पॉइंट, आंसर माय क्वेश्चन। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने एक अच्छा वाजिब पॉइंट रखा, आपने एक अच्छी वाजिब बात रखी। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए रशीदी साहब, आपने बड़ी अच्छी वाजिब बात रखी। अब आप मुझे बताइए, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, कितना % हिंदू था पाकिस्तान के अंदर और आज कितना बचा है? और हिंदुस्तान में कितना % मुसलमान था और आज कितना हो गया है? ऐसी बांग्लादेश की बात कर लेंगे आगे, ऐसे अफगानिस्तान की बात कर लेंगे। सरल सवाल है, बता दीजिए। सुनिए, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उकसाने वाली है। नहीं, बातें नहीं है, सारी बातें हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा करने वाली है। ये क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल आप टीवी स्क्रीन पर आपको करोड़ों, अरे भाई, आप करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। नहीं, आप कम्युनल बात कर रहे हैं। मैंने तो सवाल आपसे पूछा, मैंने कम्युनल बात क्या करी? कम्युनल बात कर रहे हैं। मैंने तो सवाल पूछा, मैंने आपसे ये कम्युनल बात है, ये कम्युनल बात है। अरे इसमें क्या आप क्यों कह रहे हैं इस बात को? मैंने आपसे सरल सवाल पूछा। अरे भाई, आप क्यों कह रहे हैं? ये कम्युनल सवाल है। हुआ तो पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे? इसमें कम्युनल बात क्या है? कितने % हिंदू थे? भाई साहब, ये सवाल ही कम्युनल है। कैसे कम्युनल है? ये सवाल ही कम्युनल है। उनकी क्लींजिंग हो गई, वो कम्युनल नहीं है। सवाल पूछना मेरा कम्युनल है। मैंने सवाल भी कम्युनल होते हैं। अभी तक तो मैंने सुना था कि विचार कम्युनल हो सकते हैं, अब सुनने में आ रहा है सवाल भी कम्युनल होते हैं। देखिए रशीदी साहब, सवाल भी कम्युनल हो रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं देना, कर रहे हैं आप किनारा कर लीजिए कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, जवाब नहीं, मैं दे रहा हूं जवाब। सवाल क्या पूछा? मैंने आपको पहले ही बोला कितने % हिंदू थे, आज कितने बचे हैं? जवाब दीजिए ना इस बात का। देखिए, मैं जवाब सुनिए, मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी और आपने उसको अप्रिशिएट किया। मैं अब फिर कहता हूं, इसमें कम्युनल एंगल लाते क्यों है? आपके मुसलमान प्रताड़ित होगा या हिंदू प्रताड़ित होगा, प्रताड़ित जो कौन भी प्रताड़ित हो उसको जगह दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में प्रताड़ित कौन हुआ? सिख और हिंदू है ना प्रताड़ित। आपने सीमा को जगह क्यों दे दी? सीमा हैदर को जगह क्यों दे दी आप लोगों ने हिंदुस्तान में? क्यों दे दी आपने? बताइए, आप मुझे कोई जवाब है? आपको बड़ी याद आ रही है। सीमा हैदर क्यों है हिंदुस्तान में?
तो आपको तो खुश होना चाहिए। अदनान सामी, सीमा हैदर, मतलब भारत सरकार का, मोदी की सरकार का दिल इतना बड़ा कि मुसलमानों को भी आने देते हैं, फिर तो आपको सीए का विरोध कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल कॉमन हो गया आपके लिए। अमित शाह को चाहिए, सुनिए जी, अमित शाह जी को चाहिए कि सीमा हैदर को सबसे पहले वापस करें, सबसे पहले सीमा हैदर को वापस करें। ठीक है, मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। क्यों ठहरी हुई है वो? मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं, सीमा हैदर की जानकारी ले लेते हैं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया और अनुराग भाई भी कुछ कहना चाहते हैं सीमा हैदर के ऊपर। देखिए अनुराग भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको भी लगता है सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए? अमीर जी गलत बात है ये। आप 25 मिनट तक बैठाते हैं, उसके बाद आप एजेंडा चलाते हैं, ठीक नहीं है। मुझे अपनी बात कहनी है, कहने दीजिए। आप जब बुलाते हैं तो बोलने का मौका दीजिए। सीमा हैदर पे बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं और बोलने दीजिए, और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी क्यों प्रताड़ित हो रहा है, बताइए। क्यों किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं यहां प्रताड़ित क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हिंदुस्तान की बेटियां जो पहलवान बेटियां घसीटी जा रही, क्यों हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बेटियां प्रताड़ित हो रही, जरा बता दीजिए आप। क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात हुई यहाँ पे, जो चुनावी बॉन्ड जिस तरह का आपने एसबीआई नहीं देने को तैयार है, आज उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें शुरू हो गई। भाई आपकी हिम्मत है तो पूछे सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि एसबीआई बैंक को क्या दिक्कत है बताने के लिए कि चंदा किसने कितना दिया, किस पार्टी को कितने दिया, कितना चंदा मिला, कब कब मिला। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल मांगा है कि कल जवाब दे। तो भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि एसबीआई को बोले कि भाई आप क्यों छुपा रहे हो, किस लिए छुपा रहे हो, किसकी मंशा है जो छुपाया जा रहा है। और यहां से लाखों लोग जो नागरिकता छोड़ के चले गए हिंदुस्तान की, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केयर फंड का यहाँ पे जनता को डिटेल क्यों नहीं चलना चाहिए, इसका ही पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, परेशान है। उसे पता है कि उसने हर तरह की राजनीति कर ली, उसने राम का राजनीतिकरण किया, उससे कोई फायदा नहीं मिला। जनता अपने मुद्दों पे है। उसने पार्टियां तोड़ी, नेता तोड़े, लेकिन जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता अपने मुद्दों पे है। इन्होंने बहुत कोशिश की